एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार अमीन क्लर्क का जीएस 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक सेट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप लोग को अमीन क्लर्क का वहाँ पे जीएस का सेट दिया हुआ, वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जीएस आप लोग को क्लर्क और अमीन और एएसओ और कानूनगो सब के लिए आप लोग को इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे भी ध्यान दीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है कोर, ऑप्शन बी में है क्रेडिट, ऑप्शन सी में है कंप्लीट, ऑप्शन डी में कंटिमेंट। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि यह वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। जो भी बच्चे चाहते हैं कि इस को प्रैक्टिस सेट की तरह देने के लिए तो मैं आप लोगों के लिए टाइम दूंगा, तो आप लोग क्या कीजिए, टाइम ले करके इसको पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग जितना भी 50 क्वेश्चन का है लास्ट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर मेरा 50 में से इतना क्वेश्चन सही है, तो मैं आप लोगों को बाद में रिप्लाई दे दूंगा। तो ये ऑफलाइन आप लोग को क्या होगा, अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग लाइव तो होगा नहीं, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा बाद में, क्योंकि उतना 5 सेकंड मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, उसका और पूरा टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा एक का। तो याद रखिएगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBC जो संकेत अक्षर होता है समूह C का आशय कहाँ से होता है, बताइए। C का मतलब होता है कोर, याद रखिएगा। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग, क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो मतलब C का मतलब क्या होगा, यहाँ कोर हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को, C का मतलब क्या होता है। और याद रखिएगा बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग एक्ट जो है ना, भारतीय बैंकिंग एक्ट 1949 ईस्वी में लाया था। कब लाया था, 1949 ईस्वी में लाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है अभी, शक्तिकांत दास, ये भी आप लोग याद रखिएगा जो भी बच्चे। और कुछ कुछ इसके साथ टोटल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्या है, भारत में GST की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है, संस्तुति किस समिति के द्वारा, बताइए। भारत में GST की संस्तुति किस समिति के द्वारा दी गई, केलकर समिति, रंगराजन समिति, गोस्वामी समिति, मीरा सेठ समिति, बताइए दो का क्या होगा। याद रखना केलकर समिति किसके द्वारा दिया गया, केलकर समिति के द्वारा GST का अनुशंसा किया गया है। और अब देखिए GST कब लागू किया गया, देखिएगा आप लोग GST का संसद पे चर्चा कब हुआ था, 2006 और 7 के बजट में एक बार किया गया था। और 1 जुलाई जो लागू हुआ है, 1 जुलाई आप लोग को 2017 में लागू हुआ था। ये याद रखिएगा, GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। आयकर केंद्र सरकार लगाती है, याद रखिएगा आयकर कौन लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, बताइए किस कारण से क्षोभ मंडल का मोटाई बढ़ती है, जाड़ा में, गर्मी में, वसंत काल में, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा तीन का। याद रखिएगा गर्मी में जो होता है ना, क्षोभ मंडल में मेरा मोटाई बढ़ जाता है। अब देखिए वायुमंडल के 4 परतों में बांटा गया, कौन कौन, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। याद रखिए क्षोभ मंडल जो होता है ना, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। क्या होता है, क्षोभ मंडल जो होता है ना, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। याद रखिए क्षोभ मंडल में जो होता है आंधी, तूफान, वर्षा, ओला आदि का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। और याद रखिएगा क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करे क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, बताइए। जो भारत में जब संविधान निर्माण हो रहा था तो अमेरिका से कौन सा संविधान ग्रहण किया गया था, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त सही, बताइए चार का क्या होगा। आप लोग 5 सेकंड आप लोग बताइए क्या होगा। याद रखिएगा भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया था, न्यायिक समीक्षा भी किया था, मौलिक अधिकार भी किया, और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी किया था। करने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्या है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल में कहा, राजपूत काल में, गुप्त काल में, चोल काल में और मौर्य काल में।
बताइए 5 का क्या होगा, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में। किस में हुआ था? गुप्त काल में भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? बताइए निम्न में से कौन सी अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? जगदीश भवानी, M.L. सेठ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, B.K.R. वीर रॉय। तो याद रखिएगा कौन किए थे? B.K.R. वीर रॉय जो थे ना अर्थशास्त्री जो राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। और याद रखिए भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? बताइए एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता और अनेक क्रेता। बताइए एकल जो एकाधिकार होता है उसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता। क्या होता है? एकल अधिकार का मतलब एकल विक्रेता से संबंधित है। जैसे एकाधिकार का अर्थ होता है जहाँ एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो। क्या होता है? जहाँ एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो, इसको हम लोग बोलते हैं एकल अधिकार का मेन आप लोगों का अर्थ ये होता है, एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाधिकार बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है ना 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है। याद रखिएगा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मीडियम कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। याद रखिए किस ईस्वी में किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोणार्क मंदिर की देवता बताइए कौन सी देवता है? सूर्य, शिव, कृष्ण और ब्रह्म। बताइए कोणार्क मंदिर का देवता किसका है? याद रखिएगा सूर्य। किसका है? सूर्य का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। 10 का बताइए क्या होगा? याद रखिएगा अनुच्छेद क्या है? 40 जो है ना हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का वैधानिक दर्जा दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिए। एक पॉइंट और याद रखिए, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो पंचायती राज से संबंधित है। कितना? 11वीं अनुसूची जो है ना, 11वीं अनुसूची जो आप लोग को किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? बताइए आर्कीपेलागो का आशय क्या है? पठार, द्वीप, झील और पर्वत। बताइए आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो याद रखिएगा आर्कीपेलागो का आशय द्वीप से, किससे है? द्वीप से है। इसका मतलब क्या? द्वीप का मतलब क्या था? चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल जो भाग होता है उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। कि ऐसा स्थल जहाँ पे चारों तरफ आप लोग को पानी से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जैसे लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? भारत के अरब सागर, मतलब कि जैसे लक्षद्वीप जो है ना वो पूरे अरब सागर के बीच में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की और गमन करना क्या कहलाता है? बताइए मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा अवेक्षण, नाइट्रोजन से युक्त होना, क्या कहते हैं? ह्यूमस की कमी से ग्रसित होना। बताइए 12 क्या हुआ? याद रखिएगा मृदा अपरदन। क्या होता है? मृदा, उसको अपरदन बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया? बताइए किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शॉ, नीता अंबानी, रोशनी नादर मल्होत्रा, उपरोक्त सभी। बताइए 13 का क्या होगा? याद रखना किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास किस शासक के समयकालीन थे? बताइए कालिदास किस शासक के समयकालीन थे? कनिष्ठ, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए
किस शासक के समयकालीन कालिदास थे? 14 को बताइए क्या याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, नेप्ट्यून, शनि। बताइए 15 क्या होगा? याद रखना नेपच्यून। जैसे 1 2 3 पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। जैसे वरुण हरे रंग का ग्रह है, वरुण क्या है? हरे रंग का ग्रह है। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे आप लोग को जीव है। और याद रखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 आप लोग डिग्री झुकी हुई है, ये भी आप लोग याद करिएगा। अगला क्या है, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? बताइए विश्व वायु गुणवत्ता सूची में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? ढाका, ताशकंद, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली। बताइए 16 क्या होगा? याद रखिएगा न्यू दिल्ली। कौन है? न्यू दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, उपगुप्त और बृहदत्त। बताइए कौन था? तो याद रखिएगा बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? बताइए मोरक्को, फ्रांस, तुर्की, मध्य एशिया। तो याद रखिए कहाँ से आया है? मोरक्को से आया है। कहाँ से आया है? याद रखिए मोरक्को से आया है। और कब आया था? और याद रखिएगा इब्न बतूतुना भारत भी आया था। कब आया था? 1313 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? बताइए किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड। याद रखिएगा किसको कहा जाता है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था? उत्तराखंड के राज्य की अर्थव्यवस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 20 का, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? बताइए भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली। बताइए कहाँ खोला जाएगा? याद रखिए कहाँ? दिल्ली में खोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो एक डैश थे? बताइए अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये तीनों। बताइए याद रखिएगा कवि, अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ थे। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? बताइए डिक्री, अध्यादेश, रीट और अधिसूचना। तो याद रखिएगा आप लोगों को जब भी न्यायालय के द्वारा जो जारी होता है रीट जारी किया जाता है। क्या जाता है? याद रखिएगा रीट जारी किया जाता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद किसमें 32 में हम लोगों को दिया गया है कि 5 रीट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। याद रखिएगा उच्च न्यायालय को जो है ना सुप्रीम कोर्ट को कितना 5 रीट आप लोग मैक्सिमम जो है ना आप लोग जारी कर सकते हैं। याद रखिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 रीट जारी कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद कितना है, अगर अनुच्छेद कितना 226 के अधीन भी 5 रीट जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? बताइए कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, जंगली वन और पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा पर्णपाती वन जो है जहाँ पे वन वर्ष में कम से या अथवा समय के लिए पत्तियों में रहित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 24 का, कह रहा है यदि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित? बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। बताइए 24 का क्या होगा? याद रखिए कहाँ पे अवस्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी में स्थित है। याद रखिए हम्पी जो है ना विजयनगर का राजधानी था। कब? याद ये हम्पी। और याद रखिए विजय राज की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? बताइए हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। बताइए
कहाँ अवस्थित है? 25 का याद रखिए तुंगभद्रा में अवस्थित है। कहाँ पे है? तुंगभद्रा में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 26 गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? बताइए। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? वारंगल, द्वार, समुद्र, देवगिरी, बरार। बताइए 26 का क्या होगा? आप लोग याद रखिए कहाँ पे हुआ था? वारंगल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत से आने वाली अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? बताइए उस टाइम विजयनगर का शासक कौन था? अच्युत देवराय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। बताइए 27 का क्या होगा? तो याद रखिएगा सदाशिव राय उस टाइम भारत में विजयनगर के शासक थे जब भारत से आने वाले अब्दुल्ला हम्पी की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग 28 का। ज्ञान का रहस्य, धर्म संहिता, आचार संहिता और ज्ञान। बताइए 28 का क्या हुआ? याद रखिएगा वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वेद कितना हम लोग को याद रखिए? वेद हम लोग को कितना है? 4 टोटल अभी वेद है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये 4 गो है। और आजकल क्या तिरुकुराल को 5वां वेद भी कहा जाता है। जो तिरुकुराल जो है ना दक्षिण भारत के वेद है। याद रखिएगा उपनिषद का मतलब जो होता है ना मेरा एक उपनिषद याद रखिएगा निष्ठापूर्वक पास बैठना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 29 का सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? बताइए सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए कहाँ पे स्थित है सांभर लवन झील? तो याद रखिएगा राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे है सांभर लवन झील? कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में। याद रखिएगा सांभर झील जो है ना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखिए सांभर झील जो है ना भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ कब चलाई गई थी? बताइए किस ईस्वी में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? 1948, 1853, 1875, 1880। बताइए क्या होगा 30 का? याद रखिएगा 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा 1853 में जो है ना बॉम्बे और थाने के बीच कितना 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितना? बॉम्बे और थाने के बीच जो है ना 34 किलोमीटर पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। बताइए कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कौन से? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो याद रखिएगा कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जो ताशकंद समझौते से संबंधित थे। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के समय कब? 1965 में जो था ना भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 34 करे क्या? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की सही अवरोही क्रम राज्य चुन करे। मतलब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस स्टेट में है? पहला बिहार, दूसरा है बंगाल, केरल, फिर उसका बी है केरल, बिहार, बंगाल, केरल, तीसरा है केरल, बंगाल, बिहार, चौथा है बंगाल, बिहार, केरल। तो बताइए क्या होगा आप लोग? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आप लोग को जो है ना डेंसिटी जो है ना घनत्व कहाँ पे है? बिहार में, उसके बाद बंगाल में, सबसे जो इसके अनुसार केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग याद करिएगा कि जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1100 वर्ग प्रति किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व का सबसे कम कहाँ है? 382 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। और बिहार का कितना है? 1106 है।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा आमेर महल कहाँ पर स्थित है, बताइए आमेर महल कहाँ स्थित है, जयपुर, जोधपुर, आगरा, उदयपुर। तो याद रखिएगा आमेर जो महल है ना जयपुर में अवस्थित है। याद रखिएगा सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। याद रखिए जयपुर के प्रसिद्ध शासक कौन थे, सवाई जयसिंह। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है 36 का, कराए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, सरिस्का, बांदीपुर, मानस, सुल्तानपुर। तो भाई 36 का क्या होगा, याद रखिएगा सुल्तानपुर जो है ना बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। और सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित, कहाँ है सुल्तानपुर झील स्थित, कहाँ पे है अभयारण्य, हरियाणा में अवस्थित है। यह झील क्या है, अभयारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा सरिस्का जो है ना तुम्हारा नेशनल पार्क अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, कहाँ है ये, राजस्थान में है, राजस्थान में ये अवस्थित है। और याद रखिए बांदीपुर नेशनल जो पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक में है। उसका मानस कहाँ है आप लोग को याद रखिएगा, असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करा अस्थियाँ किस में वातिल होती है, बताइए अस्थियाँ किस में वातिल होती है, मछलियाँ में, उभयचरों में, सरीसृपों में, पक्षियों में। तो याद रखिए कहाँ पे होती है अस्थियाँ वातिल, पक्षियों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 38, भारत पर हुर्नों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त, श्रीगुप्त। बताइए किस में हुआ था, याद रखिए स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुर्नों का आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है, बताइए वह प्रथम राष्ट्रीय या नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया है, बेलवाडा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो याद क्या होगा, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है। और याद रखिए जिम कब बनाया गया था, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या किया था 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या गया था, बाघ अभयारण्य में इसको बदल दिया गया था, बाघ अभयारण्य में बदल गया था। और याद रखिएगा पेरियार जो है ना मेरा, पेरियार कहाँ अवस्थित है, ये केरल में है, ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और जिम कॉर्बेट कहाँ पे उसके उत्तराखंड कहाँ है आप लोग को, कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये भी आप लोग याद रखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करा क्या महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रथम उद्देश्य क्या था, बताइए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रथम उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो बताइए 40 का क्या होगा, याद रखिएगा महमूद गजनवी का जो मेन उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, बताइए इनमें से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, रीगा, दुशांबे, ताशकंद, बिश्केक। तो याद रखिएगा कौन सी है, दुशांबे। कौन है, दुशांबे जो है ना तजाकिस्तान की राजधानी है। और 2-3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जैसे उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, ये भी याद रखिएगा, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, यमन का साना है, और ओमान का कौन है, मस्कट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तैरान का द्वितीय युद्ध कब हुआ, बताइए तैरान का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1225 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी और 1105 ईस्वी। तो याद रखिएगा 1192 ईस्वी में तैरान की द्वितीय युद्ध हुआ था। और तैरान की जो पहला फर्स्ट जो हुआ था युद्ध तैरान की कब हुआ था, याद रखिए 1900 आप लोग को 91 में हुआ था। कहाँ था, 1991 में। किसके बीच हुआ था, याद रखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराव के बीच हुआ था, ये भी आप लोग याद है। और तैरान के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विजय प्राप्त की थी।
और ये भी पॉइंट से याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक थे, जो मुस्लिम राज था उसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा, जिसको हम लोग कॉफ़ी बोलते हैं, उसका बागान लगाए गए थे, कहाँ पे लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। बताइए कहाँ लगाया गया था? याद रखिए चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। तो 43 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? याद रखिए कर्नाटक में स्थित है ये जनपद। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जो तो होता है ना कॉफ़ी, कर्नाटक में उत्पादित होता है। और ब्राज़ील जो होता है ना कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी याद रखिएगा। और एक पॉइंट से याद रखिए, नारियल का सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? केरल राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन सा यूनेस्को धरोहर स्थान है? बताइए इनमें से कौन सा यूनेस्को धरोहर स्थान है? चिल्का झील, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और केरल के पचजल। बताइए कौन सा है 44 का? याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना यूनेस्को के धरोहर स्थान है। याद रखिए यूनेस्को जो होता है ना सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित कार्य करता है। ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को जो होता है ना किस में काम करता है? सामाजिक, संस्कृति और शिक्षा में काम करता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह याद रखिए कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? बताइए अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर, G.V. मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, N. संजीव रेड्डी। तो 45 का बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा कौन थे? G.V. मावलंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने युद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? बताइए किसने की है शुरुआत ड्रिंक फ्रॉम टैप का? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो याद रखिएगा कौन? उड़ीसा के द्वारा ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की गई है। अगला क्या है, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना निर्माण किया जा रहा है? सोन नदी पे, गंगा नदी पे, कोसी नदी पे और गंडक नदी। तो याद रखिएगा आप लोगों को 47 क्या होगा, कहाँ पे कर रहा है? डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है ना आप लोग को कोसी नदी पे निर्माण किया जा रहा है। तो 47 का क्या हो जाएगा आप लोग को? C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 48 कह रहा है किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? बताइए किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा की है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक। बताइए क्या होगा? याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड कार्ड, जोशुआ गोरइडो, उपयुक्त सभी। बताइए 49 का क्या होगा? याद रखिएगा ये तीनों को जो है ना 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए आज के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन क्या है 7 का, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? बताइए भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? नर्मदा गुजरात, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, चीरू राजस्थान। बताइए 50 का क्या होगा? याद रखिएगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश को भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी है किसान के द्वारा जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार का के लिए चुना गया है। कहाँ पे? कौन सा जिला है? अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को मतलब अल्टरनेट आप लोगों को 50 GS सब के लिए आप लोग बिहार अमीन के भी हो जो बच्चे और क्लर्क के लिए भी जो बच्चे और कानून को या ASO के लिए जो भी बच्चे, हर किसी के लिए ये आप लोग को GS बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।